सारी हाजिर हूं आपके बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपडेट और आर्डर की समीक्षा के साथ। साथियों, कल हमारे भविष्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हुई, जिसमें तमाम चीज़ें आपको सुनने को भी मिली इधर उधर से। चूंकि मैं वहां पर था, मौजूद था हियरिंग के दौरान। हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही थी, वकील साहब के चैम्बर में हम मौजूद थे और हमारे साथ में गाजियाबाद के कुछ साथी और नोएडा के भी कुछ साथी, जिन्हें पता था कि हम यहाँ पे हैं, तो वो भी आ गए थे और वो प्रत्यक्षदर्शी रहे पूरी की पूरी सुनवाई के। मैं आपको जरूर उस सुनवाई से रूबरू कराना चाहूँगा, अक्षरशः रूबरू कराना चाहूँगा कोर्ट अपडेट के माध्यम से। साथियों, जब सुनवाई स्टार्ट हुई, चूँकि आपको पता है कि हमसे पहले ही 2 याचिकाओं पर सुनवाई और होनी थी, उन याचिकाओं को टेकअप किया गया। एक याचिका पे मुकुल रोहतगी साहब सबसे पहले अपीयर हुए। मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं मुकुल रोहतगी साहब। वो जब अपीयर हुए, उन्होंने कोर्ट में मामले को पक्ष को रखते हुए या बताया कि यह शिक्षा मित्रों के रिन्यूअल से जुड़ा हुआ मामला है, उनके नवीनीकरण से संबंधित मामला है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि ये हम सिंगल बेंच से जीते थे और सिंगल बेंच में 40 और 45 हमें मिला था। पूरी तरीके से वो खुद कंफ्यूज थे, समझा नहीं पा रहे थे, ऐसा प्रतीत हुआ वहाँ पे। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि डबल बेंच में 60 और 65 पे नियुक्ति दे दी गई। कोर्ट ने उनसे पूछा कि कितने शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो इसमें शामिल हैं। संख्या बताई उन्होंने 30,000। जब 30,000 की एक संख्या बताई तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि मिस्टर रोहतगी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब हमारे पास में मेरिटोरियस लोग हैं तो हम नॉन मेरिटोरियस को एंट्री क्यों दें, जबकि आपके एंट्री होने से उनका नुकसान हो जाएगा, वो बाहर हो जाएंगे, हम क्यों एंट्री दें नॉन मेरिटोरियस को जबकि हमारे पास में मेरिटोरियस लोग हैं। इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था और वो आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही जब उन्होंने दूसरी तरफ बात घुमाने की कोशिश की। चूंकि सीनियर जजों की बेंच थी, बहुत ही ब्रॉड बेंच थी और सबसे सीनियर जज उसमें बैठे हुए थे, उन्होंने सीधे बोला, आई एम नॉट एग्री विद यू मिस्टर रोहतगी, आई एम नॉट एग्री विद यू, और तुरंत बोल दिया डिसमिस। जैसे ये एक शब्द डिसमिस आया, खारिज आया, आप समझ सकते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हमारे पैरों में कपकपी शुरू हो गई, आंखों के सामने पूरा अंधेरा अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था किसी ने धरती को फाड़ दिया है और उस धरती के अंदर हम लोग चले गए। क्यों? क्योंकि हज़ारों परिवारों की जो लाखों लोग हैं, उनकी उम्मीदें मर चुकी थी, उनके सपने मर चुके थे और जिस जोश खरोश के साथ में हम तैयारी कर रहे थे पिछले समय से, उसमें हम धाराशायी हो चुके थे, हार चुके थे। ऐसा जब बोला गया कोर्ट की तरफ से, उनका लिंक कट गया। चूंकि वर्चुअल हियरिंग थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हियरिंग हो रही थी। नेक्स्ट नंबर आया सीएस सुंदरम साहब, उसमें अपीयर हुए। सीएस सुंदरम साहब से सीधे कोर्ट ने 1 मिनट में ही सवाल पूछ लिया कि मिस्टर सुंदरम, आप ये बताइए कि जब हमारे पास में मेरिटोरियस लोग हैं तो हम नॉन मेरिटोरियस लोगों को क्यों अपॉइंट करें, जबकि उनके अपॉइंट करने से मेरिटोरियस लोगों का नुकसान होगा। और इस सवाल के जवाब में जो वो घुमा के बात कर रहे थे, उससे कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुई। तब तक दुष्यंत दवे, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़ चुके थे। वी शेखर साहब भी जुड़ चुके थे। पीएस पटवालिया साहब भी लाइन पे जुड़ चुके थे। जवाब देते उससे पहले ही दुष्यंत दवे साहब ने कमान संभाली और उन्होंने बोला कि हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम साहब भी हैं। हम सभी चाहते हैं लॉर्डशिप कि हमारी इच्छा है कि गोपाल सुब्रमण्यम साहब हम सभी को लीड करें। चूंकि गोपाल सुब्रमण्यम साहब का लिंक जुड़ा था और कट गया था, उनके जो लाइन थी उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रही थी, कोर्ट ने तुरंत आदेश किया, उन्हें फिर से लिंक के माध्यम से कोर्ट की तरफ से जोड़ा गया। गोपाल सुब्रमण्यम साहब फिर से कोर्ट में अपीयर हुए और तब तक सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी साहब भी प्रेजेंट हो गए। पूरी स्क्रीन के ऊपर एक देखने वाला नज़ारा बन गया। वकीलों की एक जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप के वकील थे, वो पूरी की पूरी एक जगह पे इकट्ठा दिखाई दे रहे थे। एक ऐसा नज़ारा बन गया कि पूरे के पूरे स्क्रीन पे सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बेहतरीन वकील थे वो कोर्ट के सामने मौजूद थे। ऐसे समय में जब उन्होंने बहस करना स्टार्ट किया, चूँकि गोपाल सुब्रमण्यम साहब ने इस बहस, उनको पता चल चुका था कि याचिका खारिज हो चुकी है, उन्होंने बहस करते ही स्टार्टिंग में ही बोला कि लॉर्डशिप, मैं कुछ टाइम लूँगा अपनी बातों को रखने का और उसके बाद लॉर्डशिप को जो सही लगे, जो न्याय संगत हो वो दे दें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बातों को पहले अच्छे तरीके से उस पर कोर्ट गौर करे। चूँकि गोपाल सुब्रमण्यम इंडिया के सबसे सीनियर एडवोकेट हैं
और जितना भी सीनियर एडवोकेट है वो सब उन्हें सुनना चाहता है। हम लोगों के अंदर भी उत्सुकता थी, हम लोग भी जानना चाह रहे थे कि किस प्रकार की बहस होती होगी गोपाल सुब्रमण्यम सर की। उस समय जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो मैं आपको बता दूं कि इतने लंबे जो हम लोगों ने सुनवाइयाँ देखी हैं, सैकड़ों बार हम लोग कोर्ट की ओपन हियरिंग में रहे हैं, बहुत से वकीलों के साथ हमने हियरिंग में प्रेजेंट रह के देखने का अनुभव मिला है, लेकिन जो जादुई और करिश्माई हियरिंग कल गोपाल सुब्रमण्यम साहब की हमें देखने को मिली, उसका कोई भी किसी भी तरीके का तोड़ ना तो है और ना ही शायद होगा, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड माइंड है, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो गोपाल सर को मिली हुई है और जिसका मुजाहिरा कल कोर्ट के सामने हमें देखने को भी मिला, जिसका नज़ारा कल कोर्ट के सामने हमें देखने को भी मिला। साथियों, जो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक आदमी मर गया, एक आदमी मरने के बाद उसको मुर्दा घर में पहुंचा दिया गया, उसका पोस्टमार्टम होने के लिए उसकी लाश को मुर्दा घर में डाल दिया गया और एक डॉक्टर आता है, एक सीनियर डॉक्टर आता है और वो कहता है कि उस लाश को लाओ वापस और लिटाओ इस वेंटिलेटर पे और मैं इस पे कुछ काम करूँगा। और उस लाश पे जब वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, थोड़ी ही देर के बाद जो लाश मर चुकी थी, जो व्यक्ति मर चुका था, लाश में परिवर्तित हो चुका था, जो केस खारिज हो गया था, एक तरीके से मर चुका था केस, उसमें हरकत आनी शुरू हुई और कोर्ट की तरफ से पहला पॉजिटिव रिस्पांस आया, मिस्टर सुब्रमण्यम इशू द नोटिस, हम इसमें नोटिस इशू कर रहे हैं। तुरंत जैसे ही उन्होंने बोला कि नोटिस इशू हुआ, हम लोगों के चेहरे पे थोड़ा सा भाव चेंज हुआ कि अभी जो बंदा मर चुका था वह जीवित हो चुका, उसमें जान आ चुकी है। साथ ही साथ कोर्ट ने बोला कि अभी इसमें भीड़ ज़्यादा है, आप लोगों की संख्या ज़्यादा है और ये ओपन हियरिंग में सुनने जैसा मामला है। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लंबी सुनवाई में दिक्कत आती है, ऐसा कोर्ट की तरफ से जब बोला गया तो कोर्ट ने यह भी कहा कि आफ्टर कोविड-19 या 1 जुलाई जो भी पहले हो, हम 1 जुलाई को डेट फिक्स कर दे रहे हैं, ओपन हियरिंग में आप लोग आइए। जिसका कि तुरंत ही सीए सुंदरम साहब उस समय वहाँ पे थे, उन्होंने तुरंत ही उस पर बोला कि थैंक यू, हाईली ओब्लाइज्ड मिलॉर्ड, मतलब उन्होंने तुरंत उस पर थैंक यू बोल दिया हड़बड़ाहट में, जिसका विरोध किया गया सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे के द्वारा। उन्होंने वहीं पे बोला, ऑनलाइन बोला कि मिस्टर सुंदरम, आई एम नॉट एग्री विद यू, हम आपके साथ में नहीं हैं, आप किस साइड से हो आपको ये कंफर्म होना चाहिए, इस बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इस पीरियड में ये भर्ती कर ले जाएंगे। पटवालिया साहब ने तुरंत ही बोला कि बिना इंटरिम रिलीफ के हम नहीं जाने वाले हैं, हम बहस करने को तैयार हैं। जैसे उन्होंने ये बात सुनी, जैसे उन्होंने इस बात कोर्ट ने ये बात सुनी तो कोर्ट ने सीधे पटवालिया साहब से भी बात की कि मिस्टर पटवालिया, कोर्ट सब कुछ समझ रही है, सब कुछ जान रही है कि आप नॉन मेरिटोरियस लोग हो और मेरिटोरियस लोगों की सरकार भर्ती करने जा रही है। मिस्टर पटवालिया, क्या आपके पास में इस सवाल का जवाब है कि आप इस सवाल से कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हम मेरिटोरियस को बाहर करने के लिए आप नॉन मेरिटोरियस को क्यों अंदर दें? इस सवाल का क्या जवाब है? सेम वही सवाल जो मिस्टर रोहतगी साहब से कोर्ट ने पूछा था, जो सुंदरम साहब से कोर्ट ने पूछा था, एक बार फिर से पलट के सेम वही सवाल पटवालिया साहब से कोर्ट ने पूछ लिया और पटवालिया साहब तुरंत ही उस पर साहब से एग्री हुए। उन्होंने कोर्ट से बोला कि हम तब तक बहस करने के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि कोर्ट धैर्य से हम सब लोगों की, चूंकि दिक्कत आ रही है वर्चुअल हियरिंग में, कोर्ट हम सब लोगों की बात को धैर्यपूर्वक सुन ले और हम पूरी चीज़ों से कोर्ट को अवगत कराएंगे और इस सवाल का जवाब हमारे पास में है, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारी बातों को सुने। और उन्होंने सीधे बोला कि लॉर्डशिप, ये जो एक भावना बन गई है कि हम मेरिटोरियस नहीं हैं और वो लोग मेरिटोरियस हैं, ये गलत है, बल्कि हमारा ये कहना है कि हम मेरिटोरियस हैं, हम मेरिटोरियस हैं और वो मेरिटोरियस नहीं बल्कि बोगस लोग हैं, फर्जी लोग हैं, हमारा ये कहना है। तो कोर्ट को इंटरेस्ट जगा, उन्होंने पूछा कि कैसे। तुरंत पटवालिया साहब ने अपनी बैटिंग स्टार्ट की। बैटिंग स्टार्ट करते हुए उन्होंने सीधे अपेंडिक्स 2 से मामला उठाया, जहां पे पूरी मेरिट बनाने का सिस्टम दिया गया है अपेंडिक्स 2 में। उसमें दिखाया कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी और प्लस इस भर्ती के अंक हमारे जोड़े जाएंगे। साथ ही साथ हमें भारांक मिला है, वेटेज मिला, जो लॉर्डशिप ने दिया है, आपने दिया है, उस भारांक को उसके बाद में जोड़ा जाएगा। ये हमारी मेरिट है, हमारी मेरिट किसी के साथ में मिला ली जाए वो सबसे हाई होगी। और जबकि
इन लोगों की मेरिट में आप बनाएंगे तो अपेंडिक्स 2 में इनकी व्यवस्था ही नहीं की सरकार ने। 22वें संशोधन में ये तो शामिल ही नहीं है, 23वें 24वें 25वें संशोधन से इनको शामिल किया गया, और वो संशोधन चूंकि भूतलक्षी संशोधन है इसलिए वो अपने आप में अल्ट्रा वायरस होता है। जैसे ही जब इस पे उन्होंने चर्चा स्टार्ट की तो तुरंत ही, चूंकि विपक्ष की तरफ से तुषार मेहता साहब अपीयर हुए थे और श्याम दीवान साहब अपीयर हुए थे, तुरंत कोर्ट ने क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया विपक्ष के वकीलों से, जिस पर विपक्ष की तरफ से सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के महान्यायवादी उन्होंने जो प्रेजेंट हुए थे उन्होंने कोर्ट से बोला कि लॉर्डशिप हमें इस पे इंस्ट्रक्शन लेना होगा गवर्नमेंट से, और हमें एक दिन का समय दे दिया जाए, कल का समय दे दिया जाए, कल हम इस पे आकर अपना पक्ष रख देंगे। कोर्ट इस पे एग्री नहीं हुई, कोर्ट इस पे सहमत नहीं हुई। साथ तुरंत ही, चूंकि एकेडमिक मामलों के जिन्हें महारत हासिल है, राकेश द्विवेदी साहब सीनियर एडवोकेट, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, और उस मोर्चे के साथ में जब उन्होंने अपने हाथों में कमान संभाली तो उन्होंने सीधे बोला कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, इनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है, जबकि लॉर्डशिप चीज़ें खुली हुई हैं, हम मेरिटोरियस हैं, हम अच्छे लोग हैं, और किसी दुर्भावना के तहत हमें ज़बरदस्ती बाहर करने का एक प्लान किया जा रहा है। और जो कोर्ट ने जो जजमेंट पारित किया है वो जजमेंट एक तरह से एक पक्षी है। इस मामले पे तुरंत काउंटर किया विपक्ष की तरफ से श्याम दीवान साहब ने, और उन्होंने कोर्ट से बोला कि एमसीडी के जजमेंट पे उन्होंने चर्चा कर ली। उन्होंने कहा कि 7 तारीख को हम परीक्षा के बाद भी पासिंग मार्क लगा सकते हैं, ये राइट है, एमसीडी का ये जजमेंट है। पूरा उन्होंने उस जजमेंट को कोट किया और पढ़ के सुनाया भी। अब कोर्ट में एक प्रकार का कन्फ्यूज़न का मामला क्रिएट हो गया, और इस पूरे के पूरे कन्फ्यूज़न जब क्रिएट हो गया उसी समय फिर से दुष्यंत दवे साहब ने अपनी बातें कोर्ट में रखनी स्टार्ट की, पूरी शुरू से लगा के और आखिरी तक कोर्ट को समझाने का प्रयास किया, और कैसे हमारा नुकसान होगा यह भी बताने का प्रयास किया। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक चीज़ जो ख़त्म हो चुकी थी, एक याचिका जिसको खारिज किया जा चुका था, और उस याचिका पे फिर से तुरंत स्टे करना एक प्रकार से कोर्ट को भी कहीं ना कहीं अपने आप कटघरे में खड़ा करने जैसा था। जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई भी काम अगर कर देते हैं और उसके तुरंत बाद आपको उसी काम को अगर पलटने को बोला जाए तो आप 20 बार और 50 बार उस पर सोचने और विचारने का काम करेंगे। साथियों, जो पैनल हमारे पास था उस पैनल के लिए कल स्टे लेना, कल स्टेटस को कराना मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट की सुनवाई का काम था, लेकिन हमें स्टे से के अतिरिक्त चीज़ों को जिंदा करने में, जो चीज़ें बिगड़ गई थी उनको बनाने में 2 घंटे गंवाने पड़े। 2 घंटे हमारे सीनियर वकीलों का पसीना बहाना पड़ा, और मुझे कल ये एहसास होता है कल से कि अगर कहीं भी हमने किसी भी और कॉन्फिडेंस में रह के इतना बढ़िया पैनल ना खड़ा किया होता तो कल कुछ हमें हाथ नहीं मिलता, कुछ भी मिलता ही नहीं, हमारे हाथ कुछ नहीं मिलता और सारी चीज़ें खाली चली गई होती। क्योंकि राकेश द्विवेदी साहब एकेडमिक मामलों के जो महारथी हैं, उन्होंने जब बातों को रखा, अपनी चीज़ों को कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट किया, 1,37,000 पदों की भी बात उन्होंने की, और उन्होंने आनंद यादव के जजमेंट पे भी पूरा चर्चा किया, और आर्टिकल 14 पे भी उन्होंने बात की कि जब एक बार आप एक भर्ती में ऐसे कर चुके हैं तो इस भर्ती में किस प्रकार से आप अधिक अंक मांगने के अधिकारी हैं, आप नहीं मांग सकते। और लॉर्डशिप का ही दिया हुआ जजमेंट है, लॉर्डशिप के जजमेंट से शिक्षा मित्र बाहर हुए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अभी उनके पास में कितने ऐसे लोग हैं, जो कितने ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो इस भर्ती में अपीयर हुए हैं। सरकार के पास में किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। जो सॉलिसिटर जनरल साहब, महान्यायवादी साहब अपीयर हुए थे सरकार की तरफ से, तो कोर्ट ने सीधे बोला कि हम एक पॉइंट नोट करवा रहे हैं, उनको कुछ पॉइंट नोट करवाए गए, इन पॉइंट पे एक जवाब आप तैयार करिए। पहला पॉइंट ये था कि इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या, दूसरा था कि उन शिक्षा मित्रों में से अब तक जो पिछली 68,500 आपने की है उसमें कितने नियुक्त हुए, और इस जो 69,000 आप कर रहे हो इस भर्ती में कितने शिक्षा मित्र हैं जो अपीयर हुए, और उन अपीयर हुए शिक्षा मित्रों में से ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या जो 40 और 45% के क्राइटेरिया को क्रॉस करते हैं वो कितने हैं, और जो 40 और 45 के क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहे हैं उन सभी का रोल नंबर, नाम, और उन सभी का जो नंबर, जो प्राप्तांक है, वो आप एक चार्ट बना के कोर्ट के सामने
अगली 6 जुलाई को लेकर आएंगे, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया। हमारी तरफ से जब डिमांड की गई, हमारी तरफ से मांग की गई कि कोर्ट में प्रोटेक्ट करने की और स्टे करने की, तो कोर्ट ने कहा कि हम ओपन हियरिंग में इस मामले को सुनेंगे, पूरा का पूरा इस पे मंथन करेंगे और आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपका कहीं से भी इसमें अहित नहीं होगा। साथियों, जो जजमेंट आया, कई प्रकार के कयास लगाए गए, कई प्रकार की चीज़ें लगाई गई, क्योंकि उस समय कोर्ट ने अपना कोई जजमेंट सुनाया नहीं था। थोड़ी देर के बाद जो साइट होती है सुप्रीम कोर्ट की, उस साइट के ऊपर या शो करने लगा या दिखने लगा कि स्टे हो गया, स्टे ग्रांट। सभी ने देखा, पूरे प्रदेश के सब साथी ने देखा, हमारे विरोधियों ने भी देखा, सरकार ने भी देखा, हमारे वकीलों ने भी देखा। जब हमने वकीलों से इस पे किया तो वकीलों ने और सभी ने, पक्ष और विपक्ष सभी ने ये मान लिया कि स्टे हो गया। 1 घंटे तक वो वेबसाइट पे देखा गया, उसके बाद वो चीज़ वहाँ से हट गई और स्टे की जगह पे इशू द नोटिस लिख के आया। तो पसोपेश का एक माहौल, पसोपेश की एक स्थिति बनी रही। हम लोगों ने ऑडियो के माध्यम से भी आपको अवगत करा दिया कि स्टे के विषय में चीज़ें आप सारी उसके बाद की जान रहे हैं, सारी बातों को आप समझ रहे हैं। आज उसका ऑर्डर रिलीज हुआ। जब ऑर्डर रिलीज हुआ तो ऑर्डर के बारे में पूरे प्रदेश में तमाम प्रकार की कयास, तमाम प्रकार के मंथन किए जा रहे हैं। उस जो ऑर्डर आज आया है उस पर हमने भी मंथन किया, हमने स्वयं, हमारी टीम ने, और जो जानकार लोग हैं और हमारे जो अधिवक्ताओं का पैनल है उन सब से हमने जब मंथन किया तो एक लाइन में अगर हम बात करें तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, जो हम चाहते थे और अल्टीमेटली जो सिंगल जज के सामने हुआ था, उतना हमें मिल चुका है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हम स्टे लेने गए थे, हम स्टेटस को जैसी चीज़ लेने गए थे। क्यों लेने गए थे? क्योंकि हम भर्ती में शामिल होना चाहते थे, हम नौकरी चाहते थे, और वो हमें कोर्ट ने प्रोटेक्ट कर दिया है। इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हैं कि जो सिंगल जज के सामने चीज़ें हुई थी, हमारी जो मांग थी 40 और 45 की, उस मांग को कोर्ट ने, जो 40 और 45 से ऊपर के लोग हैं, उनका रिजल्ट मांगने का, उनकी डाटा सीट मांगने का कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य और एकमात्र मकसद यही है। उसके बाद अगर जजमेंट पे बात करें तो कोर्ट ये कहता है कि आप जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पदों के सापेक्ष शिक्षा मित्र जो कार्यरत हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब क्या होता है, एक लाइन को अगर आप जितनी बार पढ़ेंगे उतने मतलब इस लाइन के निकलेंगे। जो हम लोगों के हिसाब से इस लाइन का मतलब निकलता है वो ये है कि जो 1,37,000 पदों का जिसका समायोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 25 जुलाई 2017 को केस हुआ था, उन पदों के सापेक्ष शिक्षा मित्रों के पद पे हम काम कर रहे हैं। जो शिक्षा मित्र आज की तारीख में काम कर रहे हैं, उन 1,37,000 पदों पे को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से उन पदों पे कोई भी नया काम अग्रिम आदेशों तक नहीं होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। ऐसा कोर्ट में जो आज जजमेंट, जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के हिसाब से ऐसी लाइन उसमें लिखी हुई है। उसने जो आगे बोला है कि जो शेष बची हुई सीटें हैं, अब शेष बची हुई सीटों पे गवर्नमेंट अपनी भर्ती को जारी रख सकती है, भर्ती को कर सकती है, उनको लिबर्टी दी गई है एक प्रकार की, वो भर्ती कर सकते हैं। लेकिन इन जो 40 और 45 के ऊपर के लोग हैं, उनके सीटों को होल्ड करते हुए, सुरक्षित करते हुए, और वो शिक्षा में तो जो 1,37,000 हैं, जो सहायक अध्यापक पद के सापेक्ष जो 1,37,000 पदों पे काम कर रहे हैं, उन शिक्षा मित्रों के पदों को भी होल्ड करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो ये कि ये जो 69,000 भर्ती है, सरकार ये बताए जाके कि 69,000 भर्ती हम वही 1,37,000 के 2 पार्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा कहा था, सरकार ने ये बात मानने से इनकार कर दिया था। जिस समय वो खुद कहेंगे कि हम 1,37,000 जो आपने समायोजन निरस्त किया था, उस पार्ट से हम ये भर्ती कर रहे हैं, तो तुरंत कोर्ट का एक ही कहना होगा, ये तो वही बात हो गई कि इन्हीं के पद हैं, इन्हीं से हमने लेके आपको भर्ती करने के लिए दिया था, और आज अब इन्हीं को निकालने के लिए बैरियर पे बैरियर लगाए हुए जा रहे हो। आप क्यों लिखित परीक्षा करते हुए जा रहे हो? उस समय जो व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्था पे आपने भर्ती पे इनको मौका क्यों नहीं दिया? ये अगला सवाल होगा जिस पे उनको घेरने का काम होगा। आज जो जजमेंट का अध्ययन है वो
हमारे एंड से भी हो रहा है और उनके एंड से भी जो सरकार का न्याय विभाग है जरूर वो उस पर मंथन कर रहे होंगे। एक एक लाइन उसमें अलग तरीके से लिखी गई है और अगर कहीं से भी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है तो कहीं ना कहीं उस ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन होगा और उस पर कहीं ना कहीं अवमानना भी बनती है। अगर कुछ भी आज की तारीख में बिना पदों को सुरक्षित किए हुए, बिना उन पदों पे कोई विज्ञप्ति निकाले हुए जो 40-45 पे लोग हैं, अगर उन पे उनको कोई भी प्रोटेक्शन दिए बिना अगर भर्ती को वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से उस 3 जज की जो बेंच है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, उसकी अवमानना भी होगी, हमारा कहने का मतलब है। और ऐसे में जब भर्ती प्रक्रिया चल रही हो और अवमानना भी हो रही हो और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच की अवमानना हो रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके आगे क्या होगा, उस भर्ती प्रक्रिया पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। साथियों, आप अल्टीमेटली यही चाहते थे कि आपका भविष्य सुरक्षित हो। आज की तारीख में आपका भविष्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रोटेक्ट कर दिया है। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, पूरी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी पिटिशनर को राहत नहीं दी है, याचियों को राहत नहीं दी है और ना ही वो याचियों को राहत देने जैसी मंशा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। जो भी व्यक्ति टेट पर पास हैं, जो भी व्यक्ति इस परीक्षा में अपीयर हुए हैं, उनका डाटा मांगा गया है। जो भी व्यक्ति 40 और 45 पे पास हैं, उनका डाटा मांगा गया है। और जो शिक्षा मित्र के पद पे अभी कार्य कर रहे हैं टोटल, उनकी एक संख्या मांगी गई है। आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो किसी भी तरीके से। पूरे जो 40 और 45 पे जो लोग क्रॉस कर रहे हैं, उनकी संख्या देने का काम, उनके रिज़ल्ट आपने देखा है, उस रिज़ल्ट को देने का काम सरकार को करना है, हमें और आपको नहीं करना है। यदि उन आंकड़ों में, चूँकि आंकड़े हम लोगों के पास भी हैं, यदि उन आंकड़ों में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए हमें 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। उस 1 सप्ताह में हम माननीय न्यायालय में अपना काउंटर दाखिल कर सकते हैं और फिर 14 जुलाई को फाइनल हियरिंग होगी, 14 जुलाई को फाइनल सुनवाई होगी कोर्ट के समक्ष। अब हम गए थे वहाँ पे 40 और 45 के लिए। 40 और 45 की लड़ाई हमारे हिसाब से प्रोटेक्शन में है, सुरक्षित है, क्योंकि लड़ाई अभी लंबी है, अभी आगे बहुत दूर तक जाना है। उसके लिए हमें अच्छे तरीके से तैयार रहना होगा और हर चीज़ के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना होगा। लेकिन मैंने शुरू में ही आपसे बोला था, शुरू में ही कहा था आपसे कि हमें खुले हैंड से और जो हम कर रहे हैं वो करने दिया जाए। आज कल की सुनवाई में आप सभी ने देखा कि जो हम करना चाह रहे थे, हमें हमारे विरोधी हमारे सामने बैरियर लगा दें, रोड़ा लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस प्रकार से हम अपनी ऊर्जा अपने ही एक भाई की गंदगी को साफ करने में खर्च कर दे रहे हैं, वो ऊर्जा अगर हम वो 2 घंटा जो हमने इस उस मुर्दे में जान डालने के लिए काम किया हमारे वकीलों ने, अगर वो 2 घंटा हमने उधर लगाया होता तो और कुछ मिल गया होता। ऐसा आप अच्छी तरीके से, आप बुद्धिमान हैं, समझ सकते हैं कि मरी हुई चीज़ को पुनः जिंदा करने में, जिंदा साबित करने में जो टाइम लग गया, उस टाइम को हम कहीं और भी खर्च कर सकते थे जहाँ से और कुछ मिल सकता था। बहरहाल अभी इस पूरे मामले पे मेरा अपना जो निजी जो व्यू है, ये मामला हम और कहीं मोड़ के भी ले जाने का काम करेंगे और पूरे शिक्षा मित्र समाज का यहाँ से कल्याण और भविष्य एक प्रकार से उसकी दिशा और दशा तय होनी है। क्योंकि 1,37,000 का और पूरे शिक्षा मित्र का कहीं ना कहीं कोर्ट के मन में कुछ ना कुछ पहले से चल रहा है। इससे पहले भी वो डाटा मांगते रहे और उनको डाटा नहीं मिला है। आज स्थितियां ऐसी बनी कि सरकार की मजबूरी बन गई है डाटा देना। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को पालन किए बिना, जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को पालन किए बिना कोई भी भर्ती प्रक्रिया, कोई भी चीज़ें आगे नहीं जा रही हैं। और साथ ही साथ कोर्ट ने एक बात और भी बोली थी, यदि आप इस दौरान किसी को किसी भी प्रकार की कोई अपॉइंटिंग देते हो, नियुक्ति देते हो, तो उसे आप बताओगे कि चीज़ें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रही हैं। इसके पीछे भी उनकी मंशा थी। मैं उन साथियों को बता देना चाहता हूँ कि आपके भी नियुक्ति पत्र पे लिखा हुआ था कि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जब समायोजन हुआ था और समायोजन केस हुआ, उसका निर्णय आप जानते हैं। तो कुछ भी संभव है आगे जाकर, वो बाद की विषय है। पहले हमारी सुरक्षा और
हमें जो हमारा अधिकार है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकें और भविष्य को सुरक्षित कर सकें। साथ ही साथ हमारे उन नॉन टेट भाइयों के लिए हम कितना और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। इसलिए जितना भी होगा, जितने भी प्रयास प्रयत्न होंगे, लेकिन हम ज़रूर कहना चाहेंगे ये चीज़ें अगर बनाई गई हैं किसी भी तरीके से, तो इनमें इनको अब खेलने का और खिलवाड़ करने का काम ना किया जाए। हम लड़ रहे हैं, हमें लड़ने नहीं दिया जाए। एक बार पुनः जो पहले हमारे साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, उस इतिहास को दोहराने का काम ना किया जाए, ऐसी हमारी गुजारिश है, सभी से गुजारिश है, नॉन टेट से भी टेट से भी। हम कर रहे हैं, हमें कर लेने दीजिए। और हम इस पूरे के पूरे मामले में आपको बताते चले कि हम किसी से भी किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं ले रहे हैं। हम आपसे आर्थिक सहयोग की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम आपसे आर्थिक सहयोग नहीं लेंगे। और जो पैनल हमारा आपके समक्ष कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा हुआ था, उस पैनल को आपसे पहले भी बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं। हम दावे, गारंटी और चैलेंज के साथ कहते हैं कि इस पैनल को इससे पहले कभी शायद ही कभी खड़ा किया हो, किसी ने भी नहीं खड़ा किया इस पैनल को। हम लोग सीमित संसाधनों में भी इतने अच्छे पैनल को उतारने का अगर काम कर रहे हैं, तो आप यकीन जानिए कि हमें जो ज़रूरी लगेगा, जो सही लगेगा, जो चेहरा चाहिए होगा, उसको हम ले आएंगे। आपको कहीं से भी उस मामले में शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हमें कर लेने दिया जाए। जिस प्रकार हम चाहते हैं उस प्रकार से हमें लड़ लेने दिया जाए। क्यों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हालांकि ये बातें बहुत लंबी हो जा रही हैं, चीज़ें बड़ी आगे खिंच जा रही हैं, इस वजह से हम आपके बीच में पुनः आने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ चीज़ें और ज़रूरी बता देना चाहता हूँ कि हम इलाहाबाद में भी अपने प्रयास कर रहे थे। इलाहाबाद में भी हमने एडवोकेट सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी साहब के माध्यम से जो दिनेश कुमार की याचिका है उस पर काम स्टार्ट किया था, जिसकी हियरिंग आज होनी थी, वर्चुअल हियरिंग। चूँकि इलाहाबाद में वर्चुअल हियरिंग का सिस्टम अभी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए वो हियरिंग नहीं हो पाई। 27 तारीख वहाँ पे लगा दी गई है। हम अपने, चूँकि बाज की तरीके से, बाज की नज़र एक तरफ नहीं होती, चारों तरफ होती है, तो हमने चारों तरफ अपनी नज़रें गड़ा के रखी हुई हैं। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि TT-17 के विषय में, TT-17 के मामले में कल एक सुनवाई हुई संध्या वर्मा के नाम से। 119/2019 याचिका संख्या है, जिसके साथ में दर्जनों याचिकाएं टैग हैं। उस पर सुनवाई हो चुकी है और कोर्ट ने 26 तारीख की डेट फिर से, चूँकि अर्जेंसी थी, अर्जेंसी को देखते हुए कोर्ट ने 26 तारीख की डेट फिर से मुकर्रर कर दी है। जिन साथियों के रिज़ल्ट के ऊपर कोर्ट केस लिख कर आ रहा है, कई साथी उस पूरे के पूरे मामले को भूल गए होंगे, क्योंकि हम उसको लगातार और लंबे समय से लड़ते हुए चले आ रहे थे। उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो लड़ाई हमारी जारी है। हम उसको पूरी तरह से गोपनीय रखे हुए थे, अभी भी वो गोपनीय है, लेकिन बहुत जल्द उन सभी साथियों को भी रिज़ल्ट भी मिलेगा और इसमें जो 40-45 के क्राइटेरिया में आएंगे वो सुरक्षित भी होंगे। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार का, किसी से भी, किसी भी तरीके से आर्थिक सहयोग की हम अपेक्षा नहीं करते हैं, मानसिक सहयोग की अपेक्षा ज़रूर आपसे करते हैं। हमें आप जितना अधिक मानसिक सहयोग दे दोगे, उतना अधिक हम आपके लिए और ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी सीनियर एडवोकेट्स का, चाहे वो वी शेखर साहब हों, चाहे वो राकेश द्विवेदी साहब हों, चाहे वो दुष्यंत दवे साहब हों, चाहे वो PS पटवालिया साहब हों, और चाहे गुरुओं के गुरु महागुरु गोपाल सुब्रमण्यम साहब हो। और सबसे अधिक अगर हम किसी का धन्यवाद देते हैं तो हम सभी के विधि विशेषज्ञ, जिन्होंने पूरी की पूरी इस महाभारत की रचना की, RK सिंह साहब, एडवोकेट RK सिंह साहब का, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मेरे मन में कुछ है कहने को, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, कुछ हम कहना चाहते हैं। अब हम जिम्मेदारी आपके ऊपर ये छोड़ना चाहते हैं कि आपको ये तय करना होगा, कड़ा और बड़ा फैसला लेना होगा, आपको यह निर्णय करना होगा। अगर हम सही दिशा में चल रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो आपको हमें खुले हाथ देने होंगे, जैसा कि आपने वादा किया था हमसे। हमें आपके द्वारा टांग खिंचाई नहीं की जानी चाहिए। और हमारे जो
हमारा जो कार्य है, जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं उसे करने दिया जाए। वहाँ पे रायता समेटने में हमें मत लगाइए, गंदगी साफ करने में हमें मत लगाइए कि किसी को भी लाओ रायता फैला दे और फिर उसको हम समेटें। बात कड़वी है लेकिन सही है। हम जिस काम को करने के लायक हैं वही करने दिया जाए। हम फिर से आप कल को कोई रायता समेटो, आज खारिज करवाओ, फिर रायता समेटो, उसको इसलिए हम नहीं बने हैं। हम जो कर रहे हैं, जो और बेहतर करना चाहते हैं, वो करने दिया जाए। किसी भी तरीके से अड़ंगाबाजी ना करने दी जाए। ये जिम्मेदारी अब आपकी है साथियों, हम आपके ऊपर निर्भर करते हैं। और यदि आपको लगता है, प्रदेश के किसी भी साथी को अगर 1% आज की तारीख में लगता है किसी भी तरीके से, तो वो अपने हाथों में कमान संभाल सकते हैं। हम, हमारी टीम, हमारा पूरा पैनल रास्ता और मैदान छोड़ने को तैयार बैठे हैं। डिसीजन आपको करना है, फैसला आपको लेना है। इतिहास आप फिर से दोहराएंगे या इतिहास से कोई गलती सीखेंगे या इतिहास से सीखकर आप सुधार करेंगे, ये फैसला आपको लेना है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन हमारे ऊपर बंदिशें हैं, हम बोल तो नहीं सकते। आप समझ जरूर सकते हैं, कम बातों को अधिक समझना अगर चाहें तो समझ सकते हैं। दिल के अंदर गुबार बहुत है, क्योंकि हम जिस ऊर्जा के साथ, जिस एनर्जी के साथ गए थे वहाँ पे, वो चीज़ें हमें, वो एनर्जी हमें गलत जगह पे खर्च कर देनी पड़ी। ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ऑडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं आपके बीच बहुत जल्दी आने का प्रयास और प्रयत्न करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।